नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पे आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स एंड पॉलिटी में आज हमें पार्ट 6 पढ़ना है। 1 मिनट देखिए। तो पार्ट 6 में ज्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है एक्चुअली। जो पार्ट 5 है उसके ही जैसा है सेम, बस कुछ कुछ अंतर है। अगर हमने उन अंतर को ध्यान से पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो समझो कि अपना काम चल जाएगा। देखो तो क्या क्या अंतर है उनको देखते हैं। पहले आप ये देख लो इस पार्ट में है क्या क्या। जैसे पार्ट 5 में था सेम वैसे ही यहाँ पे भी है। आर्टिकल टोटल है यहाँ पे 152 से लेके 237। जो चैप्टर वाइज है जैसे वहां पे था सेम टू सेम। तो सबसे पहले इसका जनरल पार्ट है, उसमें स्टेट वगैरह की डेफिनेशन ये सब दी हुई है। फिर उसके बाद में चैप्टर 2 यहां से शुरू होता है, तो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका में कौन कौन है। तो वहां पे प्रेसिडेंट थे, यहाँ पे गवर्नर है। वहां वाइस प्रेसिडेंट थे, ऐसी यहाँ कोई पोस्ट नहीं है। फिर वहां पे प्राइम मिनिस्टर थे, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है ना। और वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि अदर मिनिस्टर, यहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वहां पे थे अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, और यहाँ पे एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता। तो 4 एग्जीक्यूटिव पढ़ने हैं हमें यहाँ पे। अब प्रेसिडेंट और गवर्नर के काम लगभग सेम है, क्योंकि सेंटर में और स्टेट में दोनों जगह गवर्नमेंट का सेम टाइप अपनाया गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाने से दोनों जगह सेम है। पीएम के और सीएम के वर्क, फंक्शन, नियुक्ति, हटाना सब सेम है। सेम ऐसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल। इसलिए इसको अगर आपने ये वाला पार्ट पढ़ा हुआ है और आप इसको दिमाग में रख के इसका तुक्का लगा देते हैं कि प्रेसिडेंट की पावर ऐसे थी तो गवर्नर की ऐसे होगी, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। बस जो 15-20 अंतर हैं, बस हमें वो 15-20 अंतर हाईलाइट करके पढ़ने हैं। तो आज की क्लास का उद्देश्य है बस ये अंतर ही पढ़ना है। ये एग्जीक्यूटिव आज हम कंप्लीट पढ़ लेंगे चारों, है ना। और फोकस अपना ये रहेगा कि क्या क्या डिफरेंस है उसको हम ध्यान से पढ़ें। चलो तो एग्जीक्यूटिव में नंबर 1 पे हम शुरू करते हैं। गवर्नर, राज्यपाल है ना। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमने वहां पढ़ी थी प्रेसिडेंट की संवैधानिक स्थिति या जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ी थी भाई आपने? हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, है ना। तो ऐसे सेम इनकी भी पोजीशन है। स्टेट ये राज्य के प्रमुख हैं, राज्य के संवैधानिक प्रमुख। बट अंतर क्या है? इनकी 2 पोजीशन है। प्रेसिडेंट की बस एक यही पोजीशन होती थी, हेड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उसमें बताया था हमने जो रियल हेड माने जाते हैं वो माने जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, है ना, डिफेक्टो, डीजी और ये सब बताया था। तो सेम यहां पे भी है। स्टेट के जो हेड हैं, हेड ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल, वो गवर्नर है। लेकिन जो डिफेक्टो पावर है वो चीफ मिनिस्टर के पास है। तो वो जो हमने वहां पढ़ा था वो यहां सेम रहेगा। अंतर क्या है? राज्यपाल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट के साथ साथ एजेंट ऑफ सेंटर, केंद्र के एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। ये बस एक्स्ट्रा है, आपको याद रखना है। गवर्नर की 2 पोजीशन है, केंद्र के एजेंट भी हैं और राज्य के प्रमुख भी। जैसे मान लो कि राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा, वहां राष्ट्रपति शासन लगाना है, तो ये बात सेंटर को बताएंगे। तो जब वो ये वाला फंक्शन कर रहे हैं तो केंद्र के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं ना। राज्य सरकार का कोई बिल राष्ट्रपति की परमिशन के लिए सुरक्षित रख लिया, तभी भी केंद्र के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे बहुत से फंक्शन गवर्नर के हैं जिसमें वो केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक, तो बस यहां पे ये एक अंतर था, ये हमने समझ लिया कि केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं। ये हमने देख ली इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। अब आप बस पढ़ते चले जाना तो आपको समझ में आ जाएगा। नोट्स एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना, आपको ये सब समझ में आ जाएगा। दूसरा आता है इनकी नियुक्ति
अपॉइंटमेंट, यहां पे अंतर है भी। प्रेसिडेंट का तो इलेक्शन होता था, पूरा डिटेल में पढ़ा था फिर, है ना, कि इनडायरेक्ट इलेक्शन था तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते थे, सांसद के विधायक का मत कैसे निकलता था, सॉरी एक सांसद का मत एक विधायक के मत दोनों के जो वैल्यू है वो कैसे निकलती थी, तो ये सब हमने यहाँ देखा था। यहाँ पे इनका इलेक्शन है नहीं, इनका अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है। तो वहां पे हमने एक पढ़ा था कि भाई प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों कराया, डायरेक्ट क्यों नहीं कराया। तो सेम क्वेश्चन यहाँ भी आएगा कि इनकी नियुक्ति क्यों कराई, इनका चुनाव क्यों नहीं कराया। सेम कारण है ये, क्योंकि डिफेक्टो पावर नहीं है, रियल पावर इनके पास में नहीं है, तो फिर इलेक्शन से क्या फायदा है ना। इलेक्शन होता तो इन्हें पूरा स्टेट चुनता, और चीफ मिनिस्टर को खाली एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ने चुना है, तो ये अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझते हैं। वो सब बातें हमने यहाँ डिस्कस कर ली थी। तो ये आप ध्यान रखोगे कि इनकी नियुक्ति होती है। नियुक्ति करते कौन है, तो सिंपल है ना, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। ठीक, फिर इनका क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन इनकी देखो सेम है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यहां पे भी सेम था। जो चीज स्किप हो जाए या ना बताएं तो उसको ये मान के चलना कि वो सेम प्रेसिडेंट जैसी है, और जो अंतर बताएं उनको बस ध्यान से पढ़ना। 35 साल की एज, तो उसमें भी सेम आ जाता है ना। बाकी इसमें मिलता था एक कि लोकसभा का मेंबर चुने जाने की योग्यता रखते हो, तो वो प्रोविजन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है ना। ये जो 2 प्रोविजन थे एज वाले, ये यहाँ पे मिलते हैं। अच्छा, इसमें एक और अंतर है, एक अंतर तो ये आपने ये समझ लिया, इसमें लोकसभा वाला प्रोविजन था, और 22 प्रेसिडेंट में राज्यसभा का मेंबर चुने जाने की योग्यता रखते हो, इसमें ये पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे। 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे जो संवैधानिक बाध्यता नहीं है लेकिन कन्वेंशन है, और बहुत से कमीशन ने भी उनको रिकमेंड करा है कि राज्यपाल की नियुक्ति करते समय क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो क्या कन्वेंशन है, ही शुड बी एन आउटसाइडर, नंबर 1 आउटसाइडर होना चाहिए, उस राज्य का ना हो। ऐसा क्यों, अगर उस राज्य का होगा तो उस राज्य की पॉलिटिक्स में को समझता होगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा और पक्षपात कर सकता है, अपनी पार्टी के लिए बायस्ड हो सकता है, तो माना जा रहा है कि वो आउटसाइडर हो। दूसरा, जिस आउटसाइडर को आप गवर्नर बताना चाह रहे हो, तो गवर्नर की और चीफ मिनिस्टर की ट्यूनिंग होना बहुत अच्छी है, मतलब जरूरी है राज्य के विकास के लिए, है ना। एक ही रथ के 2 पहिए हैं एक तरह से दोनों, तो इनकी सलाह लेके नियुक्त करना चाहिए। फिर से बता दें, ये दोनों बातें बाध्यकारी नहीं है। तो नियुक्ति में क्या अंतर आ गया, नियुक्ति में एक अंतर आ गया, वो लोकसभा वाली कंडीशन नहीं है। दूसरा अंतर आ गया कि भाई 2 कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या होती है, उन्हें फॉलो करना लीगली बाध्य नहीं होता, कि आउटसाइडर होना चाहिए और चीफ मिनिस्टर से पूछ के नियुक्त होना चाहिए, है ना। फिर इनके ऑफिस की कंडीशन लगभग वैसी हैं जैसे प्रेसिडेंट में थी, कि जब ये नियुक्त हो जाएंगे तो ये पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं रह सकते, त्याग पत्र देना पड़ेगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते, इन्हें एक राजभवन मिलेगा जैसे वहां राष्ट्रपति भवन मिल रहा था, वेतन भत्ते इनके संसद डिटरमाइन करेगी, यहाँ पे आप समझ लो, वहां भी संसद करती थी, तो यहां आपको लग सकता है कि गवर्नर के वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल करता होगा। ये कंफ्यूजन हो सकती है ना, जहां आप कंफ्यूज हो सकते हो, और जो अंतर है ये 2 चीजों पे अपन कर लेते हैं फोकस। तो ये नहीं है, इसकी जगह यहां पे भी संसदीय है, तो यहां पे गलती हो सकती थी, है ना, कि अगर हम तुलना करते कि भाई राष्ट्रपति का वेतन संसद कर रही है तो इनका राज्य विधान, तो गलत हो सकता था। तो बस इसी को आप हाईलाइट कर लेना अपने नोट में, हाईलाइटर लेके। अगर मान लो ये चैप्टर 6 आपका 40 पेज में हुआ, आप हाईलाइटर लेके बैठ गए, तो आप यकीन मानो आपको 40 शब्द नहीं मिलेंगे हाईलाइट करने के लिए। जहां सेम बातें हैं तो हम उन्हें क्यों ही हाईलाइट करेंगे, है ना। चलो अगली चीज देखते हैं। वेतन इनका लगभग 3.5 लाख है, ये सब नोट्स में मिल जाएगा, इसमें समझाने का कुछ नहीं है ना। हाँ, यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है, इनका जो वेतन है 3.5, ये कहां से दिया जाता है। राष्ट्रपति का वेतन
जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राज्य की संचित देश की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, तो राज्यपाल का कहां से दिया जाना चाहिए? राज्य की संचित निधि से। कहोगे इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ये तो मैचिंग है ना, बताया जहां मैच है सेम है वहां आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो क्यों बता रहे हैं अलग से, ये समझो। इससे आगे का प्रोविजन है, आपने पता होगा कि एक गवर्नर एक या एक से अधिक स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है। तो मान लो कोई 2 स्टेट का गवर्नर है, तो अब क्वेश्चन है कि उसका वेतन कहां से दिया जाएगा। पेपर में ऐसे लिख के दे देगा कि अगर कोई गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर होता है तो उसको वेतन दिया जाता है। नंबर 1 केंद्र की संचित निधि से, नंबर बी पहले राज्य की संचित निधि से जिसका गवर्नर पहले बना होगा, नंबर सी दोनों राज्य 50-50 भाग लेते हैं, है ना, कि दोनों आधा आधा जो वेतन है वो देते हैं। और नंबर डी केंद्र हो गया, पहला राज्य हो गया, दोनों 50-50 हो गया, बाद वाला राज्य। बन गया क्वेश्चन, है ना। फिलहाल ये क्वेश्चन बना नहीं, चूंकि इसके सारे ही विकल्प गलत हो गए चौथे में एक सही विकल्प रख देते हैं। तो उसका वेतन जो है वो दोनों राज्यों की संचित निधि से दिया जाता है, मतलब ये वाला सी वाला, बट 50-50 नहीं होता, इसका प्रोपोर्शन राष्ट्रपति तय करते हैं कि ये 75% देगा, ये 25 देगा, या 50-50 देंगे, है ना। अब यहां पे क्या कंफ्यूजन हो सकता है, कहां गलत करा सकता है? एक तो यही दे दे कि केंद्र से होता है, दोनों 50-50 करते हैं, तो हमें पता चला दोनों करते हैं, और जिस अनुपात में करेंगे, जिस रेशियो में करेंगे, वो राष्ट्रपति तय करेंगे। अब बताओ पेपर में और कहां गलती करा सकता है? यहाँ राष्ट्रपति की जगह लिख देगा संसद। भाई राष्ट्रपति के वेतन भत्ते कौन निर्धारित कर रहा था? संसद। मान लो संसद ने निर्धारित कर दिया कि 3.5 लाख रुपए मिलेंगे, अब वो 2 राज्यों के गवर्नर बन गए, मान लो यूपी और बिहार। ये किसने निर्धारित कर दिया? संसद ने, कि इनको गवर्नर का वेतन 3.5 लाख है। ठीक है, संसद ने बता दिया। अब ये 3.5 लाख में ये कितना कितना देंगे? मान लो यूपी 2 लाख देगा और बिहार 1.5 लाख देगा। तो ये सब निर्धारित करने की शक्ति संसद के पास नहीं है, ये किसके पास है? राष्ट्रपति, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर है फिर ये। और एग्जीक्यूटिव ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। ये अंतर है, बस आपने अंदर ही अंदर पढ़ने। देखो कितना छोटा सा चैप्टर है। शपथ सेम है भाई, तो शपथ के चक्कर में अपन नहीं पढ़ रहे ना। राष्ट्रपति में था जैसे प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑफ कंट्री, तो सेम इनके में भी है। हाँ, यहां आप ये देख सकते हो कि इनको शपथ दिलाते कौन है। वैसे इसमें भी हमने बताया कि जब आपको जो चीज आप ना पढ़ो तो उसको आप कैसे मानना? प्रेसिडेंट जैसे मानना, कि जैसे राष्ट्रपति के जैसा है। तो अब हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है? मान लो आपने नहीं पढ़ा तो आप क्या करोगे? राष्ट्रपति को कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अदर सीनियर मोस्ट जज। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट या अदर सीनियर मोस्ट जज। ठीक हो गया, है ना। तो जहां हम अंतर नहीं बता रहे हैं या जिस चीज को हम नहीं पढ़ा रहे हैं तो और वो पेपर में आ जाए तो आप उसको राष्ट्रपति वाला केस मान के सोल्व करोगे। सेम ऐसे चीफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर वाला केस मान के सोल्व करोगे। तो शपथ सेम टू सेम हो गई, बस यहाँ पे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने या जो भी हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो। अगली चीज है फिर वही इसमें टर्म, यहां पे अंतर आएगा टर्म में, है ना। तो इनको टर्म दी गई है 5 इयर्स की, 5 इयर्स की टर्म है, लेकिन ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। इसका मतलब इन्हें कभी भी हटाया जा सकता है, इन्हें इनके पद की सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा कब नहीं होती? जब आपको हटाने का कोई आधार ना हो। अगर आधार हो तो बड़ा आसान है, आप उसका वायलेशन ही मत करो। मान लो आधार यह है कि संविधान के उल्लंघन पे हटाया जाएगा, तो आप करो ही मत संविधान का उल्लंघन, फिर कोई आपको हटा ही नहीं सकता, है ना। जैसे राष्ट्रपति के केस में हो गया,
या फिर एक हो गया आधार, दूसरा प्रक्रिया। प्रक्रिया इतनी जटिल हो कि आपने उल्लंघन कर दिया फिर भी आपको कोई हटा ही ना पाए, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को कोई नहीं हटा पा रहा, है ना। आधार तो उनके हैं, प्रक्रिया इतनी जटिल है। तो इनका ना तो कोई आधार है ना कोई प्रक्रिया, है ना। मतलब कभी भी किसी भी कारण से इन्हें हटाया जा सकता है। कोई प्रॉपर प्रक्रिया की दोनों सदनों से इम्पीचमेंट पास होगा फिर हटाए जाएंगे, इम्पीचमेंट वगैरह इनके लिए नहीं है। ठीक, ऐसा क्यों करा गया? कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं कि फिर तो जो केंद्र सरकार है उसके हिसाब से चलेंगे राज्यपाल, क्योंकि इनके जो सुरक्षा है, पद की सुरक्षा, वो केंद्र के हाथ में है। केंद्र इनको जब चाहे हटा दे, तो फिर तो ये केंद्र के एजेंट बन के रह गए। तो लोग कहेंगे कि इसमें आलोचना वाली बात नहीं है। संविधान ने इन्हें एक पद ये भी दिया है, केंद्र का एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो अगर केंद्र का इन पे नियंत्रण नहीं देंगे, राज्यपाल को एक इंडिपेंडेंट पद बना देंगे, तो केंद्र की बात ये क्यों सुनेंगे? फिर ये जो इनका दूसरा दायित्व है केंद्र के एजेंट के रूप में काम करना, उसको ये कैसे निभा पाएंगे, है ना। तो केंद्र के एजेंट के रूप में काम कर पाए तो थोड़ा तो कंट्रोल इनका केंद्र के हाथ में देना पड़ेगा। तो इस तरह की आलोचना को आप ऐसे खारिज कर सकते हो कि ये इनके दूसरा वाला जो ड्यूटी है केंद्र के एजेंट के रूप में काम करना, उसके लिए जरूरी है। क्लियर है इतना? अब आते हैं इनके पावर फंक्शन। अच्छा, एक बात हो यहां से हमने और देख ली, हटाने की प्रक्रिया में इम्पीचमेंट नहीं लगता, कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है, और कुछ नहीं है। अच्छा, ये अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं। तो त्याग पत्र किसको देंगे? त्याग पत्र प्रेसिडेंट को देंगे, है ना, क्योंकि उन्होंने अपॉइंट करा था, तो उनको त्याग पत्र दिया जाएगा। और क्या गवर्नर का रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? हो सकता है, तो कितने टाइम हो सकता है? सोचो आप लोग, है ना। तो ये एनी टाइम रीअपॉइंटमेंट के लिए मतलब इनकी शक्ति है कि संविधान ऐसी कोई इनके ऊपर रोक नहीं लगाता। जैसे मान लो यूएसए में है कि वहां पे प्रेसिडेंट मैक्सिमम 2 टर्म के लिए रह सकते हैं। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनके ऊपर ऐसा कोई टर्म वाला हिसाब नहीं है। 2, 3 कितनी भी टर्म के लिए ये गवर्नर रह सकते हैं। ठीक, अब आते हैं बाद में इनके पावर एंड फंक्शन। ये भी कुछ मामलों में देखो सेम है, जहां पे अंतर होगा हम वहां पे बताएंगे। जैसे इनके पास में नंबर 1 एग्जीक्यूटिव पावर है, नंबर 2 इनके पास लेजिस्लेटिव पावर है, नंबर 3 इनके पास फाइनेंशियल पावर है, नंबर 4 इनके पास जुडिशियल पावर है। जैसे प्रेसिडेंट का पढ़ा था कि वो कुछ चीज किसी को अपॉइंट कर रहे हैं, कोई काम उनके सिग्नेचर से हो रहा है ना, तो ये सब उनकी एग्जीक्यूटिव पावर है। लेजिस्लेटिव पावर की वो पार्लियामेंट के सेशन को बुलाते थे, है ना, सेशन को प्रोरोग करना है। देखा था हमने कि चुनाव के बाद पहली बार और हर साल के पहले जो सत्र होता है उसको संबोधित करते हैं, संसद को संदेश भेज सकते हैं। तो ऐसे इनके भी पावर फंक्शन है, जहां अंतर होगा वहां देखेंगे। फिर फाइनेंशियल पावर है कि कुछ जैसे मनी बिल वगैरह के लिए इनकी प्रायर परमिशन जरूरी है। जुडिशियल में की क्षमादान की शक्ति, तो वो प्रेसिडेंट के साथ तुलना करके पढ़ी ली थी। तो इसमें क्या क्या अंतर है इन्हें एक एक करके देखते हैं। जो चीजें सेम है उन्हें जल्दी से पढ़ के बता दे रहे हैं। सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन इनके नाम से लिए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ में जो कन्वीनियंट वे में बिजनेस ट्रांजैक्शन हो पाए, जो इनकी बात है वो ठीक से हो पाए, उसके लिए रूल ये डिसाइड करते हैं। जितने अपॉइंटमेंट हो रहे हैं स्टेट के लेवल पे, तो वो अपॉइंटमेंट ये कर रहे हैं ना। हाँ, अंतर यहां पे क्या आ गया नया, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो इमरजेंसी रूल है, स्टेट इमरजेंसी या जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, उसकी रिकमेंडेशन करते हैं, है ना। राष्ट्रपति को या केंद्र सरकार को रिकमेंड करते हैं कि राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों से नहीं चल रहा है, या राष्ट्रपति साहब। तो ये एक्स्ट्रा हो गया। तो बस आपने ऐसे जो एक्स्ट्रा है वो याद करना है। नेक्स्ट है कि एक्ट एज अ चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी इन स्टेट। ठीक,
स्टेट में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एज ए चांसलर काम करते हैं, और 22 चांसलर को अपॉइंट करते हैं, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। जो चांसलर हैं उसके तौर पे काम कर रहे हैं, और जो 22 चांसलर हैं उनको अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक, तो ये 2 चीजें हमने आपको एक्स्ट्रा बता दी बस, बाकी चीजें सेम टू सेम है, जैसे जो काम वहां हो रहे थे वही यहाँ पे होंगे। इसके बाद में आता है फिर इनकी लेजिस्लेटिव पावर क्या है। इसमें क्या क्या है देखना, सम्मन करना, प्रोरोग करना स्टेट लेजिस्लेचर को। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, देखना स्टेट में दोनों होते हैं, जैसे वहां होता था ना पार्लियामेंट, उसमें लोकसभा राज्यसभा, ऐसे यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर, उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये राज्य विधान परिषद, और ये राज्य विधानसभा, और ये राज्य विधानमंडल। ठीक है, ओके। तो जैसे वहां पे था राष्ट्रपति में इस विघटन इसका होता है खाली, तो ऐसे यहाँ पे विघटन खाली इसका होगा। तो जब बोलेंगे विघटित कर सकते हैं तो खाली ये बोलेंगे कि विधानसभा को विघटित कर सकते हैं। जब बोलेंगे सत्र बुलाते हैं, सत्र समाप्त करते हैं, तो ये बोलेंगे राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाते हैं, क्योंकि वो तो दोनों के लिए करते हैं। ठीक, ये छोटी छोटी बातों पे। बाकी जो हाउस हैं दोनों स्टेट लेजिस्लेचर के, उनको संदेश भिजवाना। ठीक है, इसके अलावा जो इनकी पावर है जिसे हम एक्स्ट्रा मान सकते हैं, पहले सेम वाला ही देख लो। वहां पे पढ़ा था कि प्रेसिडेंट अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की सीट रिक्त हो तो डिसाइड करते हैं कि फिर स्पीकर कौन बनेगा। वैसे तो बताया कि स्पीकर के लिए 10 लोगों का एक पैनल होता है, उससे बनते हैं। तो याद करो, किसी को याद हो तो बताया था कि अगर ये जो रिक्ति है ये टेम्पररी है तो पैनल में से डिसाइड होता है, और ये परमानेंट वैकेंसी है, इनके पद खाली हुए हैं तो फिर प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, जब तक कि अगले स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर चुन ना लिए जाए। ठीक, तो वो सेम काम ये यहाँ पे भी करते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने देखा था कि प्रेसिडेंट अपर हाउस में यानी कि राज्यसभा में पढ़े थे कि 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो गवर्नर हैं वो अपर हाउस में यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोगों को नॉमिनेट करते हैं। बट अंतर क्या है इसको देखो, यहाँ पे थे 12, यहाँ पे हैं 1/6। राज्य तो बहुत सारे हैं ना, तो संख्या नहीं बता सकते, तो रेशियो बता सकते हैं कि काउंसिल का इतना, तो काउंसिल का 1/6 इतने लोगों को नॉमिनेट किया जाता है ना। मतलब अगर 100 लोगों की काउंसिल है तो उसमें लगभग कितने बनेंगे 100 लोगों वाले में, है ना। देखो 1 और 4 लगभग 16 लोग बन जाएंगे, है ना। 16 लोगों को लगभग वहां पे वो नियुक्त कर सकते हैं 1/6। ऐसे राज्य वाइज जो है वो रेशियो निकाला जाएगा। समझ में आ गया ना। ठीक, एक और अंतर है, एक अंतर समझ में आ गया कि 12 लोग नहीं है 1/6 है, अंतर ही अंतर बढ़ना है बस। दूसरा अंतर क्या है, पहली बात तो 12 नहीं है 1/6 है। दूसरा अंतर है भी इसमें कि वहां पे जो लोग नियुक्त हो रहे थे प्रेसिडेंट वाले में, वो लिटरेचर से थे, साइंस से थे, आर्ट से थे, सोशल सर्विस से थे, कला साहित्य समाज सेवा विज्ञान, यहाँ पे भी सेम ही है, कला साहित्य समाज सेवा विज्ञान। एक एक्स्ट्रा आ गया, है ना, वो क्या है, सहकारिता। अगर कोई सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको भी नियुक्त कर सकते हैं। तो एक ही अंतर आ गया, ये 5 क्षेत्रों से नियुक्त कर सकते हैं, ये 4 से कर सकते थे, ये 12 को करते थे, ये 1/6 को करते हैं। ठीक है बंधु, लेजिस्लेटिव पावर में ये एक अंतर आ गया नियुक्ति वाला। दूसरा अंतर क्या है लेजिस्लेटिव पावर में, इसके अलावा जब प्रेसिडेंट के पास बिल आता था संसद से पास होके अनुच्छेद 111 में के तहत राष्ट्रपति के पास आता है अनुमति के लिए, तो राष्ट्रपति इससे बताया था 1/1 से कि तीन डंडे बना दो, 3 काम कर सकते हैं। प्रेसिडेंट का पढ़ाता है ना, अनुमति दे सकते हैं
बिल रेटिफाई हो जाएगा और लागू हो जाएगा, है ना। अनुमति रिजेक्ट कर सकते हैं, तो उससे वो जो बिल है समाप्त हो जाएगा। और तीसरा, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। 3 काम कर सकते थे, गवर्नर 4 काम कर सकते हैं, 4। अनुच्छेद 200 में है इनका ये शक्ति, इसको भी याद रखना, 200 और ये 111। ये भी अनुमति दे सकते हैं तो लागू हो जाएगा, अनुमति रिजेक्ट कर सकते हैं तो समाप्त हो जाएगा, और पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं राज्य विधानमंडल को। और चौथा काम कि राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। एक अंतर ये पता चल गया हमें बस, है ना। बाकी बातें यहाँ पे सेम है। एक और प्लस पॉइंट यहां समझ लो, अगर बिल राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रखा गया है और फिर राष्ट्रपति के पास बिल आया राज्य का, तो वो ये 3 काम कर सकते हैं फिर से। और उन्होंने पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को लौटा दिया, तो अब गवर्नर अनुमति नहीं दे सकते। अब तो वो फिर वापस गवर्नर के पास आएगा तो फिर से राष्ट्रपति के लिए ही भेजा जाएगा। समझ गया ना। तो ये हमने अंतर यहां पे समझ लिए। इसके बाद देखो और देखते हैं, बड़ी छोटी छोटी बातें इसमें समझनी है। प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व वाला रख लिया, बाकी ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन, अध्यादेश अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति करते थे और 213 में गवर्नर करते हैं। इसको अभी हम अलग से भी देखेंगे अध्यादेश को, तो इसको रोकते हैं 1 मिनट, है ना। अगला है इनके पास में फिर फाइनेंशियल पावर, इसमें कोई अंतर नहीं है, पढ़ के देख लेना। बस वो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखवाते थे पार्लियामेंट का, ये स्टेट का रखवाएंगे ऐसे। जुडिशियल पावर में थोड़ा सा अंतर है जुडिशियल में, इसको भी अभी समझेंगे आगे, जुडिशियल पावर के अंतर को भी। हाँ, तो हम देखते हैं पहले डिस्क्रेशनरी पावर में क्या अंतर है, विवेकीय शक्तियों में क्या अंतर है। विवेकीय शक्तियां, डिस्क्रेशनरी पावर्स, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्रेसिडेंट के पास बस एक ही तरह की विवेकीय शक्ति थी और वो थी सिचुएशनल, स्थिति जन्य, है ना। तो इनके पास केवल स्थिति जन्य डिस्क्रेशनरी पावर होती थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्हें प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी होती है ना, तो जिसको बहुमत मिलेगा उसको नियुक्त करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ गई किसी को बहुमत ही नहीं मिला, तो इनको थोड़ा विवेकीय शक्ति मिल जाती है कि ये किसी को नियुक्त करके उसे अपना बहुमत सिद्ध करने को बोल सकते हैं। गवर्नर के पास में जो डिस्क्रेशनरी पावर है वो दोनों तरह की हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल भी हैं, पहले सिचुएशनल फिर कॉन्स्टिट्यूशनल। विवेकीय शक्तियां उनको बोलते हैं जहां प्रेसिडेंट और गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये केंद्र की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये राज्य की, इनकी सलाह के बिना काम करने की अनुमति हो। समझ गए ना। क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जब प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अनुमति के बिना भी काम कर सकते हैं, उनके एडवाइस के बिना। क्या कोई ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पे गवर्नर कर सकते हैं? तो आंसर मिल रहा है कि भाई संविधान में तो ऐसी एक भी स्थिति नहीं है जहां राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के बिना काम कर पाए। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनको संविधान में डिफाइन नहीं करा गया और उसमें प्रेसिडेंट अपनी विवेकीय शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जब यही बात गवर्नर में आती है तो संविधान में भी कुछ ऐसी बातें लिखी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना है जिससे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भंग हो जाएगी, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्यों ही एडवाइस करेगी खुद को भंग करने की? कभी भी नहीं करेगी, है ना। तो वहां संविधान को पता है, इसलिए गवर्नर को बिना इनकी एडवाइस के काम करने की अनुमति दी गई है। समझ गया ना। तो गवर्नर के पास में कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशनरी पावर भी है, जबकि प्रेसिडेंट के पास केवल सिचुएशनल है। अब देखो, इनकी सिचुएशनल और इनकी सिचुएशनल सेम है कि मुख्यमंत्री को, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो किसको मुख्यमंत्री नियुक्त करना है। या मान लो बहुमत मिला और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का निधन हो गया और पार्टी अगला व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पा रही दल का नेता कौन है, तो अब किसको प्रधानमंत्री बनाए? अगर पार्टी डिसाइड कर लेगी हमारे दल का नेता ये है तो उसी को बना देंगे।
अब पार्टी डिसाइड नहीं कर रही तो ये ऐसी सिचुएशन है कि फिर प्रेसिडेंट अपने से डिसीजन ले सकते हैं। सेम ऐसे चीफ मिनिस्टर के मामले में गवर्नर डिसीजन ले सकते हैं। तो इसमें अंतर नहीं है। हम बस क्या देखेंगे, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जहां पे गवर्नर बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के काम करते हैं। पहला हमने आपको बता दिया, इमरजेंसी लगाने की रिकमेंडेशन करना, याद रखना आसान है। दूसरा बिल्कुल अभी बताया था। आप ये बताओ, गवर्नर के पास जब स्टेट लेजिस्लेचर का बिल जाता है तो गवर्नर 4 काम कर सकते हैं। चौथा काम था कि प्रेसिडेंट की अनुमति के लिए सुरक्षित रख ले, है ना। ये सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप हो रहा है राज्य सूची के विषय में भी, कि वो अपना बिल बना रहे हैं फिर भी उसको केंद्र के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है। तो क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कभी बोलेगी ऐसा करने के लिए? ऑब्वियसली कभी नहीं बोलेगी। तो ये कंडीशन भी ऐसी है कि स्टेट के बिल को सेंटर के लिए रिजर्व रखना, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखना और स्टेट में इमरजेंसी की सिफारिश करना। अब ये तो बताओ कॉमन सेंस से हो जाएगा, इसमें क्या ही याद करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट, अगर गवर्नर राज्य के साथ साथ किसी यूटी में एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं तो फिर वो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के काम नहीं करेंगे। ये भी ऑब्वियसली कॉमन सेंस है ना, कि उस स्टेट के गवर्नर से पूछ के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के क्यों डिसीजन लेंगे। मान लो कोई तमिलनाडु और अंडमान निकोबार दोनों में बना दिए जाए, तो अंडमान निकोबार के डिसीजन लेते समय वो तमिलनाडु की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से नहीं पूछेंगे। आसान है ना। कोई ऐसे एक है चीफ मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन लेते हैं कि कुछ मामले हैं, जैसे कि कोई बिल है जो अभी तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने चर्चा नहीं की है, किसी मंत्री ने की है, तो उसको बोल सकते हैं रखने के लिए, या मंत्रिपरिषद से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं चीफ मिनिस्टर से। तो इसमें भी वो बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के काम करते हैं। सिचुएशनल वाले सेम है, प्रेसिडेंट में जो पढ़े थे वो आप यहाँ पे लगा देना। ठीक, इसके बाद में है फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में ज्यादातर बातें सेम है, बस रेफरेंस बदल जाएगा। जैसे प्रेसिडेंट का अनुच्छेद 123, इनका 213। प्रेसिडेंट किन विषयों पे ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं? जिन विषयों पे संसद कानून बना सकती है, यानी कि जो यूनियन लिस्ट है प्लस जो कंकरेंट लिस्ट है, केंद्र सूची और संवर्ती सूची, ये राज्य सूची और संवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। आसान है। ये कब जारी कर सकते थे अध्यादेश? जब संसद सत्र में ना हो, दोनों ही हाउस है ना, एक भी हाउस अगर छुट्टी पे है तो संसद सत्र में नहीं मानी जाती, है ना। तो सेम कंडीशन यहां पे है, तो इसको भी हम नहीं डिफाइन कर रहे हैं ना। ठीक, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे जो लॉ की लिमिटेशन है वो ये ऑर्डिनेंस की है। अगर लिखा है कि कोई लॉ ऐसा है कि वो मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता लॉ, ये लिमिटेशन है संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार, तो वो इन पे भी लागू होगी, दोनों पे। इसमें भी कोई अंतर नहीं है ना, बस अनुच्छेद का ही अंतर आ रहा है और किस सूची पे जारी करा जा सकता है उसका अंतर आ रहा है। बाकी तो इसमें लगभग सेम ही है। एक अंतर और है, जैसे राज्य सूची में कुछ विषयों पर कानून बनाने के लिए प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शन या उनकी प्रायर कंडीशन पर अप्रूवल की जरूरत है, तो वो ऑर्डिनेंस के मामले में भी है। उन विषयों में गवर्नर जब तक ऑर्डिनेंस नहीं बना सकते जब तक कि प्रेसिडेंट से अप्रूवल ना लिया जाए। तो ये भी आ गया तो कॉमन सेंस से सही ही हो जाएगा। ठीक, अगला है इसमें पार्डनिंग पावर। तो पार्डनिंग पावर का अंतर हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना। पार्डनिंग पावर में हमने देखा था कि जो प्रेसिडेंट हैं वो मार्शल कोर्ट मार्शल वाली सजा है उसको भी माफ कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकते। पढ़ चुके हैं प्रेसिडेंट पढ़ते समय पहले, है ना। दूसरा एक अंतर था कि प्रेसिडेंट जो है वो डेथ सेंटेंस उसको पार्डन कर सकते हैं, गवर्नर उसको पार्डन नहीं कर सकते। बाकी चारों काम जो था, जो हमने पढ़ा था कि रिप्रीव, रेस्पाइट, रिमिशन,
कम्यूटेशन, वो सब तो गवर्नर कर सकते हैं डेथ सेंटेंस को, बट पार्डन नहीं कर सकते। दूसरा, कौन भाई किसकी सजा पार्डन कर सकता है, कौन किस किस सजा को पार्डन कर सकता है? तो उसका सिंपल नियम यह है, अगर कोई स्टेट लॉ है तो वो 2 सूची पे हो सकता है, कंकरेंट लिस्ट पे हो सकता है, स्टेट लिस्ट पे हो सकता है, अब किसी पे भी हो, वो बन गया स्टेट लॉ, और इसके उल्लंघन पे डेथ पेनल्टी मिली है या अदर पेनल्टी, तो उसे तो गवर्नर माफ करेंगे। अगर वो यूनियन लॉ है, यानी कि सेंट्रल लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट पे बनाया होगा यूनियन ने, तो अब वो यूनियन लॉ हो गया, चूंकि इसने बनाया है, तो इसने बनाया है यूनियन ने, है ना, तो इसको पार्डन करने की शक्ति प्रेसिडेंट के पास है। क्लियर? यहां पे क्या बताया था एक्स्ट्रा, अगर डेथ सेंटेंस है, डेथ सेंटेंस, तो चाहे वो स्टेट लॉ पे ही क्यों ना हो, उसको पार्डन करने की शक्ति प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन डेथ सेंटेंस को रिप्रीव, रेस्पाइट, रिमिशन, कम्यूटेशन सब राष्ट्रपति वाले में ये हमने पढ़े हैं, 4-5 प्रकार इसके, है ना। इसलिए कह रहे थे कि ये वाला चैप्टर थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा, इसमें जो भी चीजें हैं बताने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति में तो एक शब्द भी आता था रिप्राइव, रेस्पेक्ट, तो फिर वो पूरा डिफाइन करना पड़ता था, है ना। ठीक, बाकी कुछ फैक्ट हैं गवर्नर के एक्स्ट्रा जो पूछे जा सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के हिसाब से भी देख रहे हैं, तो फर्स्ट वुमेन गवर्नर, चाहे तो पूछो ऑफ इंडिया, चाहे पूछो ऑफ यूपी, दोनों का सेम ही आंसर आता है। क्या आंसर है भाई इसका? सरोजनी नायडू। क्लियर? तो ये कहीं प्रीलिम्स में फैक्ट आ सकता है, खासकर चूंकि उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर रही हैं ये, और उत्तर प्रदेश में भारत की पहली महिला गवर्नर जो है वो गवर्नर बनी, पहली महिला, तो काम का फैक्ट है। इनका जो बर्थडे है 13 फरवरी, उसको वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है, तो यूपी में हमने देख लिए। और ये क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट फीमेल गवर्नर डाई इन ऑफिस की, वो राज्यपाल के गवर्नर के पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो इसका आंसर भी सरोजनी नायडू ही आएगा, है ना। और कुछ और फैक्ट हैं जिनके चांस कम हैं, पर आप चाहो तो देख सकते हो। ऐसी पहली वुमेन जो कि प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों रही हैं, पहले गवर्नर फिर बाद में प्रेसिडेंट, तो वो है प्रतिभा देवी पाटिल, है ना। एंड ऐसी दलित महिला, पहली महिला तो प्रतिभा पाटिल थी, फिर दूसरी महिला जो गवर्नर भी रही हैं और राष्ट्रपति भी बनी है, वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये स्टेटमेंट ऐसे भी देख सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू ऐसी पहली महिला हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले राज्यपाल रही थी, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा प्रतिभा देवी पाटिल भी रही हैं, राजस्थान की गवर्नर थी, द्रौपदी मुर्मू झारखंड की गवर्नर थी, है ना। तो एक ऐसे हो सकता है कि महाराष्ट्र की पहली महिला गवर्नर, ये क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि विजयलक्ष्मी पंडित थी, वो जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, इस वजह से ये क्वेश्चन आ सकता है ना। तो इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं, वो आप याद रखेंगे। तो गवर्नर वाले टॉपिक में इससे अलग कुछ भी नहीं है, बस आपने फाइल अच्छे से पढ़नी है एक बार, है ना। फिर आते हैं अपने हमें गवर्नर पढ़ने थे, हमें प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, तो प्राइम मिनिस्टर पे आते हैं। इसमें मुश्किल से 2-3 बातें ऐसी मिलेंगी, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ना, जहाँ पे अंतर हो। तो हमने अभी बताया आपको कि चीफ मिनिस्टर जो है वो डिफेक्टो पावर होती है उनके पास, गवर्नर के पास डीजी, और वो सब सेम है, अपॉइंटमेंट एकदम सेम है, किस तरह से होगा यहाँ पे भी कोई अंतर नहीं है। जहां अंतर है वही बताएंगे। इनकी जो ओथ है वो भी सेम है, शपथ भी इनकी सेम है ना। बस इनके वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता होगा, तो वहां पे वेतन भत्ते निर्धारित करती थी संसद, यहाँ पे करेगा राज्य विधानमंडल, है ना। बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो प्रधानमंत्री की पावर एंड फंक्शन है, तो ऐसे चीफ मिनिस्टर के पावर एंड फंक्शन तो देखा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रेस्पेक्ट में क्या क्या काम करते हैं, तो कौन मिनिस्टर बनेगा इसको डिसाइड करते हैं, कौन कौन से मंत्रालय बनेंगे ये भी डिसाइड करते हैं, और फिर उसमें मिनिस्टर कौन बनेगा, फिर मिनिस्टर को पद से हटाना, ये भी सब यही डिसाइड कर रहे हैं ना। यहां पे बस एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है स्टेट के मामले में, बस एक चीज एक्स्ट्रा है ना, बाकी सारी की सारी चीजें जो है वो सेम रहेंगी।
कि जहाँ पे ट्राइब वगैरह हैं तो वहाँ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। जैसे भी बोला ना, कौन कौन से मंत्रालय होंगे, चीफ मिनिस्टर की विवेकीय शक्ति है, लेकिन ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री इनकी विवेकीय शक्ति नहीं है। अगर वहाँ ट्राइब्स वगैरह हैं तो ये तो इनको बनाना ही पड़ेगा, लेकिन इसका मंत्री कौन बनेगा फिर वो इनकी विवेकीय शक्ति है। ये मामूली सा अंतर सा था, बस इस अंतर को याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है ना। गवर्नर के रेस्पेक्ट में जैसे वहाँ प्रेसिडेंट के रेस्पेक्ट में थी, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की वो मेन कम्युनिकेशन चैनल थे, एक सेतु के तौर पे काम करते थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सारे डिसीजन प्रेसिडेंट को बताए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। इसीलिए बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की इस्तीफा देने या मृत्यु होने से पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भंग हो जाती है, क्योंकि सेतु ही टूट गया। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी है ना। तो इसमें कोई भी अंतर नहीं है, ठीक। जहां जहां अंतर होंगे हम वहां पे बता देंगे। एक अंतर यहाँ पे आपको मिलेगा, हाँ एक अंतर मिलेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, पर अभी हम सीएम पढ़ रहे हैं ना, तो सीएम वाले में वो डिफरेंस नहीं है, आगे देखेंगे अभी। ओथ पावर फंक्शन बाकी सबके सब सेम है। तो बस कितने अंतर मिले आपको चीफ मिनिस्टर में? एक ही तो अंतर मिला कि भाई ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट करना ही पड़ेगा, बाकी तो सारी बातें सेम हो गई। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अंतर मिलेंगे। देखो क्या, पहले तो सिमिलरिटी की, वहां भी 3 तरह के मिनिस्टर होते थे, यहाँ भी 3 तरह के होते हैं, उनकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट सारी चीजें सेम है। अंतर क्या मिलेगा? सेंटर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेस देन इक्वल 15% ऑफ लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, उसके बराबर हो सकती है और उससे कम हो सकती है। मंत्रियों की संख्या, मंत्रिमंडल का मंत्रिपरिषद का आकार या मंत्रियों की संख्या, साइज या स्ट्रेंथ, वो इससे ज्यादा नहीं हो सकती। यहां पे क्या है कि 12 से कम नहीं हो सकती, तो 12 से तो ज्यादा होगी या बराबर होगी साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और 15% से कम होगी। तो यस, ये वाली चीज एक्स्ट्रा गई है ना, कि मंत्री 12 से कम नहीं होंगे और 15% से ज्यादा नहीं होंगे। तो बस इधर ये 12 वाली बात ध्यान रख लेनी है, बाकी सारी बातें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सेम है, इनकी भी शपथ सेम है, तो इसमें भी कुछ याद करने की, कंपोजिशन भी इनका सेम है, बस ये साइज लिमिट वाला प्रावधान है। और ये साइज लिमिट वाला जो है वो दोनों में सेम ही अनुच्छेद है, उसी से जोड़ा गया है ना। पोज करके याद करने की कोशिश करो कौन सा है। 91वां संविधान संशोधन में भी 2003 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 उससे प्रावधान जोड़ा गया है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हो गई। बताना, जब सेम प्रोविजन वही है तो हम क्यों याद करें? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बस एक लाइन को अंडरलाइन करना, 12% 15% वाली, बाकी सब कुछ सेम है। तो पार्ट 6 ऐसे पढ़ोगे तो चुटकियों में की, पार्ट 5 पढ़ के हटे 5 मिनट में पार्ट 6 का रिवीजन हो गया। समझ रहे हो ना? अंतर जो है उसको पढ़ते चले जाओ। सेम ऐसे एडवोकेट जनरल, यहां थे अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, और यहां महाधिवक्ता। यहां पे क्या क्या अंतर है भाई? सबसे पहले कि इनके अनुच्छेद में क्या अंतर है। तो महान्यायवादी होते थे आर्टिकल 76 में, और महाधिवक्ता होते हैं आर्टिकल 165 में। सबसे ज्यादा तो पूछे जाने वाला यही क्वेश्चन है, तो इसको देख लेना। बाकी वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते थे इंडिया के, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होंगे उस स्टेट के। इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे, इनको गवर्नर अपॉइंट करेंगे, है ना। ये कुछ बातें हैं। इनकी क्वालिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखते हो, ये हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखते हो। तो ये थोड़े से इसमें अंतर है। बाकी सिमिलरिटियां, इनके वेतन भत्ते निर्धारित नहीं किए गए हैं संविधान ने, राष्ट्रपति करते हैं, तो इनके वेतन भत्ते गवर्नर करते हैं, ठीक। ड्यूटीज एंड फंक्शन सेम टू सेम है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं लीगल मैटर में, ये गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, यूपी के हैं तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी, उसको लीगल मैटर में रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी इन्हें कुछ शक्तियां मिली हुई थी कि महान्यायवादी हैं, संसद की समिति में भाग ले सकते हैं, संसद की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये वाला काम राज्य विधानमंडल में कर सकते हैं, है ना। इन्हें पूरे इंडिया में
भारत सरकार को रिप्रेजेंट करने का अधिकार मिला हुआ है, ये उसकी बिहाफ पे प्रस्तुत हो सकते हैं कहीं भी, ये अपने राज्य में हो सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम प्रोविजन है, तो जब सेम टू सेम है तो हम क्यों ही उनको डबल डबल करें। ठीक, तो इतना करके ये हमारा एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट हो गया। अब हम कल देखेंगे लेजिस्लेचर में क्या क्या अंतर है ना, और फिर जुडिशरी में देख लेंगे क्या अंतर है। तो अपना 3 दिन में हम फटाफट 1-1 घंटे की क्लास में इनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, पढ़ते समय एक बार बस आप जो जो अंतर हाईलाइट करें हैं उनको कर लेना। यकीन मानो आपके प्री के क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। पहले तो पार्ट 6 से प्री में क्वेश्चन ही कम आते हैं। सोचो स्टेट का पेपर हो रहा है और वो स्टेट वाला जो पार्ट 6 है उसी को कम पूछते हैं, है ना। अजीबोगरीब बात। कारण है क्योंकि पार्ट 6 और पार्ट 5 सेम ही है, चूंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वो 5 से ही पूछ लेते हैं। मतलब राज्य के पेपर में भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, इनके क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, वाइस प्रेसिडेंट और ये सब, है ना। चलिए, तो आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।